चलें जी, क्लास स्टार्ट करते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो पहले हमारे पास है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, नोट से पढ़ने से पहले हम ज़रा अपने वन नोट पे चलते हैं और ज़रा कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या है और ये दोनों होते क्या हैं। यार देखो, एक चीज़ जो है ना, वो पढ़ते ही हमें पता चल रही है, वो क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, दोनों ही एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों ही कंपनी के खर्चे हैं, दोनों ही एक्सपेंस हैं। ठीक है, तो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, है वो एक्सपेंस ही, वो एक्सपेंस ही। और एक्सपेंस कहाँ जाता है? एक्सपेंस जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, SOPL में, यानी कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला जाता है। ठीक है, आपकी जो इनकम है और आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। ठीक है, तो अब जब एक्सपेंस कोई भी जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो क्या करता है कि जब एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो एक्सपेंस बढ़ता है ना। एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट कम होता है। एक्सपेंस जब बढ़ता है, खर्चा जब बढ़ता है, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो कम होता है, कंपनी का प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है, ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस नहीं जाते। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई अगर एक खर्चा जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा एक्सपेंस के तौर पे, तो फिर वो कहाँ जाएगा? अब मैं बड़ी अजीब सी बात करूँगा कि ये जो खर्चा होता है ये एज एन एसेट शो होता है। जो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एज एन एसेट शो होते हैं, एज एन एसेट शो होते हैं, यानी कि वो एसेट की कॉस्ट में शामिल होते हैं, वो एसेट की कॉस्ट में शामिल होते हैं। और एसेट की कॉस्ट में जो जो खर्चे शामिल होते हैं उनको कहते हैं कि वो खर्चे कैपिटलाइज होंगे। उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है? वर्ड कैपिटलाइज, कैपिटलाइज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वो वर्ड क्या है? कैपिटलाइज। ठीक है, यानी कि वो सारे खर्चे जो कि एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो हम उनके लिए क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वो खर्चे कैपिटलाइज होंगे, वो खर्चे कैपिटलाइज होंगे। यानी अभी आगे अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूँ कि ये देखो, ये जो एक्सपेंस है कैपिटलाइज होगा, ये देखो ये जो एक्सपेंस है वो कैपिटलाइज होगा, तो इसका मतलब क्या है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंस है, ये एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा, ये एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा। ठीक है, अभी पूरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ थोड़ी सी जो मेन उसकी फाउंडेशन है, बेसिक्स है इस टॉपिक की, वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि कंपनी का एक खर्चा है जिसको उसने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना था, और वो खर्चा अगर वो दिखाता तो खर्चा बढ़ता, प्रॉफिट कम होता, खर्चा बढ़ता तो प्रॉफिट कम होता। लेकिन अब वो उसको ऐसा खर्चा नहीं दिखाएगा, बल्कि वो उसको एसेट दिखाएगा। अब सोचो ना यार, एक खर्चा आपने दिखाना था, अब आप उसको खर्चा नहीं दिखा रहे, आप उसको एसेट दिखा रहे हो, तो कंपनी के लिए कितना बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि अगर वो खर्चा दिखाएगी तो प्रॉफिट कम होगा, या एक तो खर्चा भी दिखाएगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, लेकिन अब उसको ना वो खर्चा दिखाने की ज़रूरत है, बल्कि उस खर्चे को उठा के उसने एसेट दिखा दिया। एसेट तो आपको पता है ना, आपका फ़ायदा होता है, एसेट तो डेबिट होता है जब बढ़ता है ना। और एसेट जो है वो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है। तो उसने क्या किया कि एसेट की कॉस्ट में उसको शामिल करके एसेट के तौर पे दिखा दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, खर्चे को। देखो सोचो कितना बड़ा कंपनी का फ़ायदा है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, ठीक है, स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफरेंट, तो स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ें जो बढ़ रही सब हमें स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं बताया कि भाई ऐसे कुछ खर्चे हैं जिनको आप एसेट की कॉस्ट में शामिल कर सकते हो। ठीक है, यानी कि उनको आपको उन खर्चों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने नहीं डालना, एज एन एक्सपेंस शो नहीं करना, बल्कि उनको एसेट की कॉस्ट में शामिल करना है। ऐसे कुछ खर्चे हैं, वो हमें स्टैंडर्ड ने बताया। तो वो कौन कौन से खर्चे हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, उनको आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देते हैं, यानी कि एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देते हैं, और फिर जो टोटल कॉस्ट आती है उसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो है एसेट की कॉलम में दिखा देते हैं। ठीक है, जबकि ऑन दी अदर हैंड जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सब जो है वो नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और नॉर्मल एक्सपेंस की क्या ट्रीटमेंट होती है हम सबको पता है कि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस शो होते हैं। ठीक है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें ये डिस्कस करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किस किस तरीके के होते हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप उनको एसेट की कॉस्ट में शामिल कर दो। ठीक है, ऐसे कौन से जो है वो खर्चे हैं, जरा उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, चले अब हम ये समझेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं आप AC खरीदेंगे। आप क्या खरीदने का? AC, ये देखें AC आ गया वो।
ठीक है। ये एसी है, ये उसका आउटर है, ये उसका रिमोट है, पूरा आपने एसी परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब आपने ये जो एसी परचेज़ किया है, ठीक है, ये आपका एसेट है ना, ये आपका एसेट है, तो ये आपने एसेट परचेज़ कर लिया, ठीक है। लेट्स से आपने ये एसी परचेज़ किया है 60,000 का, ठीक है, 60,000 का आपने ये एसी परचेज़ किया, तो ये आपका एसेट है, ये आपका एसेट है, ठीक है। अब सुनते जाना है। अच्छा, ये जो आपने एसी परचेज़ किया है, ये जो आपने अभी एसी परचेज़ किया है, ये आपने एक दुकान से किया है, ठीक है। वो आ गई, ये रही दुकान आ गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह क्रिएट करते हैं, ठीक ठीक है। तो ये वो दुकान है जहाँ से अभी आपने नया नया एसी लिया है। अब मुझे एक बात बताएं, एसी का पर्पस क्या है? एसी का पर्पस क्या है कि अभी आप इसको क्या बस ख़रीदना था आपने? अभी आप जाएंगे घर में इसको लगवाएंगे और फिर इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपने इसको अपने कमरे में लगाना है और इससे ठंडक करनी है कमरे में, ठीक है। पूरे कमरे को चिल कर देना है, यही आपका पर्पस है, ठीक है। अपने कमरे में या किसी भी कमरे में आपने लगवाना है। तो आपका जो ख़रीदने का पर्पस है वो बेसिकली कूलिंग है। तो जब मैं इसको दुकान से बाहर लेके निकला तो क्या मेरा पर्पस फुलफ़िल हो गया? क्या मेरा जो कूलिंग का पर्पस था वो फुलफ़िल हो गया? नहीं। अभी तो इस एसी को पहले घर लेके जाना है, पहले तो इस एसी को घर लेके जाएंगे। अब घर किस पे लेके जाएंगे भाई? अगर गाड़ी है तो गाड़ी में लेके जाएंगे अपनी, या कभी कभार लोग रक्षा करके ले जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि आप जो है इस एसी को रक्षा करके अपने घर पे लेके जाएंगे, इस एसी को आप रक्षा करके अपने घर पे लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, ये आ गया आपका रक्षा, ठीक है, ये आ गया रक्षा। अब आपने क्या किया, आपने इस एसी को उठाया, इस रक्षे में रखा, आपने रक्षे वाले से पूछा कि भाई क्या पैसे हो जाएंगे, ठीक है। आपने रक्षा वाले से पूछा कि क्या पैसे हो जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पे मैं रहता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, मैं डीएचए में रहता हूँ, ठीक है, मैं डीएचए में रहता हूँ। तो डीएचए फेज़ 6 में जाने के क्या पैसे हो जाएंगे, तो आपने डिसाइड किया और आप लोग की बात बन गई लेट से 500 रुपये में, ठीक है। 500 रुपये में आप डीप इलेक्ट्रॉनिक्स से अपने घर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 500 रुपये की कॉस्ट आई है, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये क्या कहलाएगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना भाई, इसी को उठा के घर लेके जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस एसेट पे कितनी आ गई? 500, ठीक है। आप सुनते जाना। अब आप इस रक्शे में एसी को डाला, आपने ले गए, ठीक है। घर पे आपने एसी उतारा सब है, तो क्या एसी घर पहुंचती कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा? नहीं। पहले आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, पहले आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिशियन पहले उस एसी को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद जो है वो क्या करेगा, फिर एसी जो है अपना फंक्शन, मेन जो उसका फंक्शन है जिसके लिए आपने ख़रीदा है, और वो क्या है, कूलिंग, तो कूलिंग करेगा, ठीक है। अभी तक उसने मेन फंक्शन जो है, यानी कि अभी आपने जो है वो दुकान से एसी लिया, एसी से आपने रक्षा किया, रक्षा के घर पे पहुंचे, तो अभी तक पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने पर्पस तक देखना है कि कितना खर्चा हो रहा है, सुनते जाना। अच्छा जी, तो खैर आप घर पहुंचे, आपने एक इलेक्ट्रिशियन बुला लिया और आपने कहा, एसी वाले को बुला लिया, इलेक्ट्रिशियन कह लो, एसी वाला कह लो, जो भी है भाई, आपने उसको बुला लिया और आपने कहा कि भाई इंस्टॉल कर दो। तो उसने इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई तो पैसे लिए होंगे ना इंस्टॉलेशन के। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आई एसी की? इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई आपकी कितनी? इंस्टॉलेशन कॉस्ट मिसाल के तौर पे आपकी आ गई 2,000 रुपये, उसने 2,000 रुपये ली, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल के, आपने एक एसेट परचेज़ किया, उसके क्या क्या खर्चे हुए उसको पहले लाने में, फिर उसको लगाने में, यानी कि इन शॉर्ट जब तक आपका पर्पस फुलफ़िल नहीं हो गया। अब उसने इंस्टॉल कर दिया ना, अब तो आपने सिर्फ एक बटन दबाना है, ठीक है, और आपका एसी कूलिंग कर देगा, यानी आपका पर्पस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका एसेट इन शॉर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने इस एसी की, और सोचे कि एक कंपनी है, उसके भी सारे खर्चे होते होंगे ना, तो अब उसने अगर इस कॉस्ट को जो है शो करना है कि मुझे एसी पड़ा कितने का, तो अब वॉट सुनेगा कि वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊँ यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में क्या करेगा, एसेट्स से कॉलम में जाएगा और एसेट्स में यहाँ पे लिख देगा क्या, एसी लिख देगा, ठीक है। एक बार मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, यहाँ आ गया एसी, और एसी के आगे अब उसको अमाउंट लिखनी है, तो वो अमाउंट सबसे पहले एसी की लिखेगा 60,000, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि कुछ कॉस्ट, कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो कि कैपिटलाइज होते हैं, यानी कि एसेट की कॉस्ट में शामिल होते हैं। तो वो खर्चे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई है, ये भी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, यानी कि आपके एसेट कॉस्ट में शामिल होगी। जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुआ है, ये भी आपके एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा, यानी कैपिटलाइज होगा। यानी कि हर वो खर्चे जो आप एक नए एसेट लेते हैं, तो उस नए एसेट को जब तक वो ऑपरेशनल ना हो जाए ना, जब तक कि वो एसेट
आपका पर्पस जो आपने जिस पर्पस के उसको लिया तक वो पर्पस स्टार्ट ना कर दे फुलफ़िल करना, जब तक कि वो ऑपरेशनल ना हो जाए तब तक उस पर जितने भी खर्चे होंगे, जब तक वो ऑपरेशनल ना हो जाए तब तक उसमें जितने भी खर्चे होंगे, उसके ऊपर जितने भी खर्चे होंगे वो सब एसेट की कॉस्ट में शामिल होंगे, वो कैपिटलाइज होंगे। यानी कि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस नहीं जाएंगे, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसी की कॉस्ट में ऐड होंगे। देखते जाओ, ये देखो एसी 60,000 का था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लाने की कितनी हुई 500, ऐड कर दी कॉस्ट में, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी हुई 2,000, ऐड कर दी कॉस्ट में। यानी कि आप एसी का जो कॉस्ट अब दिखाओगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, देखो मैंने कॉस्ट कितनी दिखा रहा हूँ 60,000 प्लस 500 प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा 62,500। यानी कि जो 62,500 की अमाउंट है ये आप अपनी शो करोगे एसेट में एसी की कॉस्ट के तरफ, ठीक है। तो देखो ये एक एक्सपेंस था, ठीक है, ये खर्चा था कंपनी का, ये भी खर्चा था जो कि किस में जाना चाहिए था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था, ठीक है। और एक्सपेंस में अगर ये जाता तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितने से कम होता, देखो 500 और 2,000, 500 और 2,000 ये एक्सपेंस जाने चाहिए थे लेकिन गए नहीं। तो अगर ये चले जाते तो 2,000 और 500 कितने होते, 2,500। तो आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितना से कम होता था, 2,500 से कम हो जाता, 2,500 से कम हो जाता, ठीक है। आपका प्रॉफिट 2,500 से कम हो जाता। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड ने हमें ये अलाउ कर दिया है कि हर वो खर्चा जो कि एक नए एसेट को ऑपरेशनल फॉर्म में लाने के लिए या हो जाए, जब तक आपका जो मेन पर्पस उसको खरीदने का वो जो है अचीव ना हो, तो तब तक कि जितने भी कॉस्ट उस एसेट पर लग रही होती है, जितनी भी कॉस्ट उस एसेट पर लग रही होती है, वो सब एसेट की कॉस्ट में शामिल होती है, जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज यानी आगे मैं कभी भी ये बोलूँ कि भाई ये कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, इसका मतलब ये है कि उसको एसेट की कॉस्ट में शामिल करना। और ये मैंने एक एग्जाम्पल से समझा दिया, ये मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पिक्चर्स के साथ समझा दिया ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से और मजीद खर्चे हैं जो कि कैपिटलाइज होते हैं, तो अब सुनते जाओ, मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो कि कैपिटलाइज होते हैं, तो अब आपने सुनते जाना है। नंबर 1 आपका है इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है, ये बेसिकली किस्म का जब भी आप बाहर से कोई प्रोडक्ट जो है वो मंगवाते हो तो एक किस्म का छोटा सा टैक्स होता है, ठीक है ना। आप बस ये समझ लो कि एक किस्म का टैक्स है कि जब भी आप बाहर से ओवरसीज से, पाकिस्तान से बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवाओगे, ओवरसीज से प्रोडक्ट मंगवाओगे तो आपको एक किस्म का टैक्स देना पड़ता है, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, ठीक है। तो वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है वो आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर देनी पड़ती है। तो वो कॉस्ट भी स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि वो आप अपने एसेट की कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो नहीं दोगे, जब तक इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करोगे, तो जो कस्टम वाले हैं वो आपका प्रोडक्ट क्लियर नहीं करेंगे, और जब तक वो प्रोडक्ट क्लियर नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट आपके हाथ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप तक पहुँचे और फिर आप उसको ऑपरेशनल फॉर्म में लाओ, ठीक है। तो उसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी का खर्चा करना ज़रूरी है, वरना तो एसेट आप तक ही नहीं आएगा। ऑपरेशनल तो बहुत दूर की बात है, आप ही के हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि हर वो खर्चा जो कि ज़रूरी है एक एसेट को ऑपरेशनल फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, वो सब कैपिटलाइज होता है, गौर से सुनना, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी कैपिटलाइज होगी। फिर नंबर 2 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारे ना ऐसे महंगे एसेट्स होते हैं, बहुत महंगे, यानी कि समझ लो एक बहुत बड़ी मशीन, आपने एक नई फैक्ट्री मंगवाई और उस नई फैक्ट्री के लिए जो आपको मशीन चाहिए वो ओवरसीज़ यानी जापान में मिलती है, वो जापान में मिलती है खाली, ठीक है, और कहीं नहीं मिलती। जापान या यूएस में मिलती है, और लेकिन मैन्युफैक्चर वो जापान में होती है। तो आपने कहा जापान से मंगवा लेते हैं। अब जब आपने जापान से मंगवाई वो मशीन, तो जिस कंपनी से आपने मंगवाई उस कंपनी ने कहा कि भाई हम आप इस मशीन को कार्गो के ज़रिए भेजेंगे, यानी वो जो शिप होती है ना, शिप देखिए ना, शिप में कार्गोज होते हैं, तो वो जो शिप है ना उसके ज़रिए हम आपको भिजवाएंगे, यानी बाय सी भिजवाएंगे हम आपको। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन ये जो मशीन है जो आप हमसे ख़रीद रहे हैं ये बहुत महंगी मशीन है, यानी कि ये 5 करोड़ रुपए की मशीन है पाकिस्तानी जो आप हमसे ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर रास्ते में कुछ हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई, शिप में आ रही है, ठीक है, हो सकता है वो शिप कहीं टकरा के डूब जाए टाइटैनिक की तरह, ठीक है, हो सकता है कोई और वाक़या हो जाए, ठीक है। तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है उस एसेट को। तो अगर उस एसेट को कुछ भी हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी जो कंपनी यानी कि जिससे आपने परचेज़ किया, जिस कंपनी से आप एसेट परचेज़ कर रहे हो, जो जापान की कंपनी से आप परचेज़ कर रहे हो, वो ये ज़िम्मेदारी नहीं लेगी अपने गले, नहीं लेगी। तो वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई हम भिजवा तो देंगे आपको ये मशीन, लेकिन आपको जो है वो इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। आपको क्या करवानी पड़ेगी, इस 5 करोड़ की जो मशीन है इसकी आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। इंश्योरेंस करवाएंगे तो ही हम भेजेंगे, ताकि कल को अगर रास्ते में कुछ हो भी जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसके पैसे देगी, हमारे गले ना आए। ये किसने कहा, जापान जो जापानीज़ कंपनी उसने कहा।
तो हमने कहा ठीक है भाई, फेयर इनफ, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है बिजनेस में, ठीक है। जब भी आप ओवरसीज से मंगवाते हो और कोई बहुत महंगा एसेट होता है तो बगैर इंश्योरेंस के नहीं बेचते, ठीक है। ये बात तो आप कहीं से वेरीफाई कर सकते हो। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी कैपिटलाइज होती है। फिर सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो, क्यों कैपिटलाइज हो रही है भाई? क्योंकि जब तक आप ये पैसा खर्च नहीं करोगे तब तक वो कंपनी डिस्पैच ही नहीं करेगी प्रोडक्ट, और जब तक वो डिस्पैच नहीं करेगी तो प्रोडक्ट आपके पास ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर वही वाली बात मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि ऑपरेशनल फॉर्म में लाना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो आपके पास, आपके मुल्क में ही नहीं आया, आपकी सरजमीन में ही नहीं आया ऐसे, ठीक है। तो ये खर्चा भी ज़रूरी है उसको ऑपरेशनल फॉर्म में लाने के लिए, अपने मुल्क तक लाने के लिए, तो इसलिए ये भी कैपिटलाइज होगा, समझ आ रहा है। नंबर थ्री वही कौन सा है जो हमारे पास कैपिटलाइज होगा? एक होता है रिमूवल कॉस्ट या साइट प्रेपरेशन कॉस्ट, ठीक है। ये जो कॉस्ट होती है या ये जो एक्सपेंस होता है ये भी कैपिटलाइज होता है। ये क्या होता है, अभी देखो ऐसे हमने ऊपर बात की थी ना ये एसी वाली एग्जांपल की, तो अज्यूम कर लो कि जब एसी लगवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया तो वहाँ पे एक एसी आपका ऑलरेडी लगा हुआ था, वो एसी आपका ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। तो अब जब वो एसी ऑलरेडी लगा हुआ है तो पहले तो आपको उस एसी को निकलवाना पड़ेगा, है ना। वो एसी ख़राब था, पुराना एसी था, ख़राब था, तो पहले तो आपको उस एसी को निकलवाना पड़ेगा ना, फिर आप नया एसी उसकी जगह पे लगाओगे, ठीक है। पहले आपने पुराना एसी निकलवाया, फिर नया एसी लगवाया, तो जो पुराना एसी लगवाने की जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको कहते हैं हम रिमूवल कॉस्ट, ठीक है। कि अगर जिस जगह पे आपने एसिड लगवाना है वहाँ पे कोई चीज़ ऑलरेडी मौजूद है या वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको आप पहले हटाना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो ताकि आपका एसिड वहाँ फिट हो जाए, तो पहले आपको उसको रिमूव, तो उसके लिए रिमूवल कॉस्ट अप्लाई होती है ना। कोई भी मुफ्त में तो कुछ करके नहीं देता, पैसे देने पड़ते हैं, तो रिमूवल कॉस्ट भी कैपिटलाइज होती है। इसी तरीके से साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी यही होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई एसेट के लिए पहले, मिसाल के तौर पे आपने कोई एसेट ऐसा खरीदा जिसको आपने ज़मीन पे रखना है और ज़मीन पे थोड़ा अंदर की तरफ रखना है, तो क्या करना पड़ेगा कि पहले उस ज़मीन को थोड़ा अंदर की तरफ खोदना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप थोड़ा ज़मीन को खोदोगे अंदर की तरफ ताकि ज़मीन में थोड़ा सा नीचे अंडरग्राउंड जो है वो लेवल बने, और फिर आप उस एसेट को फिक्स करोगे अपने वहाँ पे, ठीक है। तो उस साइट को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, क्योंकि बगैर उस कॉस्ट को खर्च किए आपका एसेट ऑपरेशनल फॉर्म में नहीं आ सकता, तो इसीलिए ये भी कैपिटलाइज होगी, ठीक है। प्रोफेशनल फ़ीस अगेन वही हो गई कि भाई मिसाल के तौर पे आपने कोई अकाउंटेंट हायर कर लिया या कोई ऐसा आपने कोई लॉयर वगैरह या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल हायर किया, लॉयर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, या और भी कस्टम का कोई बंदा हो गया, ठीक है, जो आपने जिसको आपने पैसे देके हायर किया है अपने प्रोडक्ट को, कोई भी मिसाल के तौर पे आपने कोई एसेट मंगवाया, ठीक है, उस एसेट की कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, बगैर उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किए आप एसेट को अपने पाकिस्तान में यानी अपनी सरजमीन पे नहीं ला सकते आप, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, क्योंकि आपको तो इतनी कोई लीगल पता ही नहीं चीज़ों का, तो आपने एक छोटा सा लॉयर हायर कर लिया कि भाई देख लो ये एसेट आ रहा है, तो इसके जो मामला है उसको देख लो, ठीक है। तो उसकी जो प्रोफेशनल फ़ीस है वो भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट, लॉयर्स, कस्टम के लोग या जो भी आपके प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी कॉस्ट होती है जो कि एसेट के ऊपर हो रही होती है, ठीक है, यानी एसेट से रिलेटेड होती है। मैंने जो अपनी एग्जांपल दी उसमें क्या हुआ कि आपने लॉयर हायर किया किसके लिए, एसेट के लिए, अपने लिए थोड़ी किया, अपने ये थोड़ी कर मेरा केस लड़ो उसको आप कैपिटलाइज कर रहे हो, अपना नहीं। तो एसेट के लिए जो भी प्रोफेशनल आप हायर कर रहे हो, ठीक है, एसेट से रिलेटेड के लिए जो भी आप प्रोफेशनल हायर कर रहे हो उसकी कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, क्योंकि बगैर उसको किए एसेट जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा, ठीक है। तो ये चार मैंने जो है डिस्कस कर लिया, अब होते तो बहुत सारे हैं, अभी हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है, उसके अलावा आपकी इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो गई, रिमूवल कॉस्ट या साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हो गई या प्रोफेशनल फीस हो गई, ये वो है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो मैंने ये समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये चीज़ें क्लियर हो होंगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ये क्यों कहते हैं कि कैपिटलाइज कर दो, उसको कैपिटलाइज कर दो, क्योंकि ये एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाता है, ठीक है। और इससे कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा होता है ये भी आपको समझ आ गया होगा कि आपकी प्रॉफिट कम नहीं हो रहे, ठीक है। अगर आप उसको एज एन एक्सपेंस दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होंगे, अब आप उसको एक्सपेंस नहीं बल्कि आप एसेट दिखा दो, ठीक है। क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड अलाउ करता है, ठीक है। तो देखो ये कितना जो है एक बड़ा फ़ायदा है, और ये कैपिटल एक्सपेंस का एक बेसिक्स जो है वो मैंने डेवलप करने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग की ये जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गई होगी। अब ज़रा हम नोट्स की तरफ चलते हैं अपने। अच्छा, अब नोट्स में क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंड बाय अ बिजनेस टू एक्वायर। बाय द वे ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए, ठीक है ना, ये मैं इंशाल्लाह इसकी जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी तक जिन जिन चैप्टर के, मैंने सारे चैप्टर्स के नोट नहीं बनाए, ठीक है, लेकिन जिन जिन चैप्टर्स के अभी तक बना दिए मैंने,
वो सब आपको इस लिंक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलें, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड बाय अ बिजनेस टू एक्वायर, इम्प्रूव और एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ नॉन करंट एसेट सच एज प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट एंड मशीनरी विच रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये इतनी सारी बातें क्या बोल गया, ये बेसिकली कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो कि आप स्पेंड करते हैं, यानी कि जो कि एक बिजनेस स्पेंड करता है टू एक्वायर, इम्प्रूव और एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ नॉन करंट एसेट, ठीक है। यानी कि किसी भी एसेट को एक्वायर करने पे जो आप खर्चा कर रहे हो वो भी कैपिटल एक्सपेंस है, ठीक है, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंस है। बाकी मैंने अभी सब इतना बड़ा जो डिटेल दी है कि एक्वायर तो कर लिया, उसके बाद जो उसको ऑपरेशनल फॉर्म में लाने में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, वो सब भी कैपिटलाइज होते हैं, वो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा मज़ीद क्या है, सुनो, अगर आप एसेट में किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा ये एक घर है, ठीक है, ये घर में सिर्फ एक फ्लोर ही, ठीक है, जैसे पोर्शन वाले घर होते हैं ना, तो हमने जब लिया था तो उसमें सिर्फ एक ही पोर्शन था, हमने ख़रीद लिया था, हम अकेले रह रहे थे, ठीक है। फिर हमारे दिमाग में बीच में ख्याल आया कि क्यों ना इसको हम बढ़ा के एक और फ्लोर बना लें ऊपर, तो क्या होगा कि एक पोर्शन और बन जाएगा। अब एक पोर्शन और बनेगा तो इसको क्या करेंगे, रेंट आउट कर देंगे, इसको रेंट आउट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि एसेट में इम्प्रूवमेंट आई, एसेट में इम्प्रूवमेंट आई। पहले एक फ्लोर था, उसको इम्प्रूव करके 2 कर दिया, और उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, देखो जो ये है ना, ये लफ्ज़ क्या है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे इसकी वजह से, ठीक है। तो अगर सोचो ना कि मैं एक और फ्लोर पर बना दूं, तो क्या मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट से मतलब वही पैसे हो गए मॉनेटरी ना, इकोनॉमिक बेनिफिट किसी किस्म का बेनिफिट मिलेगा, तो क्या मुझे मिलेगा, हाँ ना, मुझे मिलेगा रेंट की शक्ल में, ठीक है। पहले तो रेंट नहीं आ रहा था ना, लेकिन अब क्योंकि मैंने एक और फ्लोर बना दिया और उसको रेंट आउट कर दिया, तो मुझे फ्यूचर में उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा रेंट की शक्ल में, रेंट की शक्ल में, रेंट की शक्ल में, ठीक है। तो इम्प्रूव भी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि इम्प्रूव से क्या मुराद है, ठीक है। और एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ नॉन करंट एसेट, के आप किसी नॉन करंट एसेट की लाइफ को अगर बढ़ा रहे हो, कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे किसी नॉन करंट एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, तो वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मिसाल के तौर पे हम एसी वाली एग्जांपल पे चलते हैं, देखो ये एसी लिया था हमने, हाँ, अब ये एसी का जो आउटर है ना, मिसाल के तौर पे 10 साल, हमने इस एसी को 10 साल तो ज़्यादा हो गए, हमने इस एसी को मिसाल के तौर पे 6 साल इस्तेमाल किया, ठीक है, 6 साल इस्तेमाल किया, बीच में 2-3 दफ़ा इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी करवाई, सर्विस वगैरह जो होती है वो करवाई, ठीक है। लेकिन 6 साल के बाद हमने जब अपना एसी वाले को बुलाया, ठीक है, रिपेयर को बुलाया, तो उसने पता क्या किया, उसने कहा कि भाई आपका जो ये आउटर है ना, अब ये हो गया है फारिग, अब ये हो गया है फारिग, यानी कि जो एसी का दिल होता है ना वो आउटर होता है, तो कह रहा है कि दिल ही ख़त्म हो गया, यानी कि इसका जो आउटर है वही फारिग हो गया। तो उसने ये कहा कि अब आप इस एसी को डिस्कार्ड कर दें। तो मैंने कहा यार डिस्कार्ड कर दें, कोई और दूसरा ऑप्शन है डिस्कार्ड करने के अलावा, फिर तो नया लेना पड़ेगा। तो उसने कहा कि एक और ऑप्शन भी ये है कि आप जो है ना एक जैपनीज़ आउटर है जो कि आजकल मार्केट में मिल रहा है नया, ठीक है, उसको आप लगा लें, वो आपको तकरीबन पड़ेगा मिसाल के तौर पे 25,000 रुपये का, ठीक है, वो आपको 25,000 तक का मिल जाएगा जैपनीज़ आउटर। तो क्या होगा कि जब आप आउटर नया ले लेंगे तो उससे आपकी एसेट की लाइफ बढ़ जाएगी। अब देखो कनेक्ट करो उसको कि जो नॉन करंट एसेट है, इसी तो नॉन करंट एसेट होता है ना, 1 साल से ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो एक जो आपका नॉन करंट एसेट है उस पर आप 25,000 रुपये का खर्चा करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। देखो जो रिपेयर करने वाला आया था, इसी रिपेयर करने वाला, उससे तो हाथ खड़े कर दिए, उससे तो कहा कि भाई अब तो ये फारिग हो गया, बेच दो, फारिग करो। लेकिन हमने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा, और वो क्या कि अगर हम 25,000 रुपये का खर्चा करवा लें तो उससे इस एसेट की लाइफ बढ़ जाएगी, यानी कि 6 साल में ये फारिग हो गया ना। लेकिन अगर मैं ये 25,000 रुपये का खर्चा करवा के एक नया आउटर लगा लूँ, इससे क्या होगा कि कम से कम 4 से 5 साल और चल जाएगा, ठीक है, 4 से 5 साल और चल जाएगा। तो देखो 4 से 5 साल जो है आपके नॉन के एसेट की लाइफ बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो 25,000 की अमाउंट है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होगी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होगी, ठीक है। तो गोइंग बैक टू द नोट्स, ये आ गया, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। और अब देखो चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी समझ आएंगी। क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंड बाय अ बिजनेस टू अक्वायर एन एसेट, जब आप एसेट को अक्वायर करते हो, ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 2 क्या पढ़ा था कि उसको ऑपरेशनल फॉर्म में लाने के जितने भी खर्च हो रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 3 उसमें अगर इम्प्रूवमेंट ला रहे हो एसेट में कोई, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यहाँ समझा दिए। और नंबर 4 कि अगर आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे उस नॉन करंट एसेट की लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, लाइफ बढ़ जाती है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और आगे क्या कहता है कि इट इज़
नॉन रिकरिंग बाय नेचर। भाई जाहिर सी बात है कि जो जितने भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर सब पढ़े हैं ये सब नॉन का एसेट्स पे हो रहे हैं, है ना। तो क्या नॉन का एसेट आप रोज़ खरीद रहे हो, तो क्या रोज़ खर्चे कर रहे हो, तो रोज़ जाके एसी खरीद रहे हो, रोज़ जाके टीवी खरीद रहे हो, ठीक है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता ना। नॉन रिकरिंग है कभी कभार, ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग बाय नेचर होते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये बात मैं अभी पीछे बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय अ बिजनेस आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई बिजनेस जो है वो कोई नया प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहा है या कोई नया प्रोजेक्ट ले रहा है या किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, बिजनेस जो है सोच रहा है कि यार हम कोई अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना एक नए प्रोजेक्ट के अंदर, एक नए प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो भी कैपिटलाइज होगी, ठीक है। ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगेन कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट क्या है कि हमने अपनी तमाम बिजनेस को ऑटोमेट करना है, ऑटोमेशन की तरफ जाना है, तो ये भी कैपिटलाइज होगा, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, द वन ऑफ कॉस्ट इंकर्ड इन द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स शुड ऑल बी इंक्लूडेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वन ऑफ कॉस्ट क्या है, वही है जो पीछे पड़ा है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है, और साइट रिमूवल कॉस्ट, ये जितनी भी कॉस्ट पीछे पड़ के हैं ये सब वन ऑफ कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, वन ऑफ कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही दफ़ा होती है ना, वन ऑफ का मतलब है एक ही दफ़ा। तो जिस वक्त आप एसेट खरीद रहे होते हो नॉन पैसे उसी वक्त होती है, ये बार बार रोज़ रोज़ तो नहीं हो रही ना, रोज़ रोज़ तो ये खर्चे नहीं हो रहे ना, रोज़ रोज़ तो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दे रहे, रोज़ रोज़ तो आप जो है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं दे रहे, ठीक है। जब आप नॉन का एसेट खरीदते हो कभी कभार तो उस वक्त आपको देने पड़ते हैं, तो ये वन ऑफ कॉस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे सब चीज़ें वही लिखी हुई है, ठीक है। लीगल फीस वगैरह, यानी कोई प्रोफेशनल हो गया कि आपने किसी प्रोफेशनल को हायर किया तो लीगल फीस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, कंसल्टेशन एंड परमिट फीस वगैरह, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस की। अब क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इनटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट और गुडविल इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो हमारे पास एसेट्स दो किस्म के होते हैं, हमारे पास एसेट्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, ठीक है, और एक होता है इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, तो जैसे कि आपका एसी, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो आपके एसेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका पेटेंट हो गया। पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट बेसिकली राइट्स होते हैं कि मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई या मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया जो कि मार्केट में अभी तक किसी के पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि फ़ौरन उसका पेटेंट ले लूँगा, फ़ौरन उसके राइट्स ले लूँगा ताकि कल को कोई इसको कॉपी नहीं कर सकते, और अगर कोई कल को कॉपी करेगा तो मैं क्लेम कर दूँगा, मैं केस कर दूँगा उसके खिलाफ, तो वो पेटेंट कहलाता है। तो पेटेंट आपके पास एक एसेट काउंट होता है, क्यों, क्योंकि वो आपके पास राइट्स है, वो आपका एसेट्स है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो वो एसेट में काउंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से गुडविल, कंपनी की गुडविल होती है ना, गुडविल हम पढ़ चुके हैं। गुडविल क्या होता है कि कंपनी की या बिजनेस की गुडविल, मार्केट में कितना अच्छा नाम है उसको गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो गुडविल भी एसेट होता है यार, ठीक है, वो भी एसेट होता है, ये बात हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं कि गुडविल जो है वो एसेट होता है, ठीक है। तो वो क्यों एसेट होता है, क्योंकि वो गुडविल के आप पैसे ले सकते हो भाई। देखो एक बिज़नेस है जो जिसका कोई नाम नहीं है, जो चलता ही नहीं है इतना, तो वो अगर मार्केट पे अपने आप को बेचने जाएगा, सेल करने जाएगा, तो वो पैसे कम चार्ज करेगा। लेकिन एक ऐसा बिज़नेस जिसका नाम है मार्केट में, जिसका नाम है मार्केट में, जिसकी गुडविल है मार्केट में, लोग कस्टमर सेटिस्फाइड है उससे, गुडविल है उसकी मार्केट में, तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा अपनी गुडविल की वजह से, अपनी अच्छी जो इमेज है उसकी वजह से, ठीक है। तो वो गुडविल कहलाती है, तो वो उसका एसेट है ना, ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो पेटेंट, गुडविल, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी कि ये एसेट्स तो हैं लेकिन क्या आप पेटेंट को हाथ लगा सकते हो, नहीं। क्या आप गुडविल को हाथ लगा सकते हो, नहीं। ये तो पता ही नहीं है क्या है, बस ये नाम की चीज़ है, तो इनको इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एसेट्स हैं, तो इनकी जो कॉस्ट होती है, इनको अक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है वो भी सब कैपिटलाइज होती है, क्योंकि एसेट है ना, भले इनटेंजिबल लेकिन है तो एसेट, तो एसेट को खरीदने की कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज होती है, बात हमें पता है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, एज दीज एसेट्स आर परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम टू जनरेट इनकम ओवर देयर इकोनॉमिक लाइफ, business cannot charge the full cost of the assets to profit in the year of purchase. Instead, the business must spread the cost in the form of depreciation. यानी कि जो ये कॉस्ट ऑफ एसेट होती है, जितनी भी हम कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं उसके बाद जो टोटल आता है उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं। ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम आगे लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का आप लोगों को पता है कि एक चैप्टर अलग से है, तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इससे पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, और वो ये कि जितने भी हमने अभी खर्चे पड़े ना, ये कहलाते हैं इनिशियल, ये कहलाते हैं
इनिशियल मेजरमेंट। ये क्या कहलाते हैं? इनिशियल मेजरमेंट। यानी कि इनिशियल मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपने एसेट लिया, जब आपने एक नया एसेट परचेज़ किया। देखो इस एग्जांपल में, अभी जितनी भी एग्जांपल में डिस्कस की उसमें हम नया एसेट परचेज़ कर रहे थे। तो जब आपने एक नया एसेट परचेज़ किया तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो कैपिटलाइज हो गए, तो हमने डिस्कस कर लिए। तो ये कहलाती है इनिशियल मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ होता है जो कि कहलाता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि अब आपने एक एसेट ले लिया, उसको लिए हुए 1 साल 2 साल हो गया, ठीक है। अब वो एसेट नया नहीं रहा, अब वो ऑपरेशनल फॉर्म में भी आ गया, आपने 1 साल 2 साल यूज़ भी कर लिया। अब उसको 1 साल 2 साल यूज़ करने के बाद ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो कि कैपिटलाइज हो सकते हैं या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट किए जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई जब आपको थोड़ा टाइम हो जाए एसेट को लिए हुए, ठीक है, और कोई आप खर्चा उस एसेट के ऊपर करवाते हो, तो आपने 3 चीज़ें देखनी है। अगर वो 3 चीज़ें फुलफिल हो जाए तो फिर आप उस कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर देना, आप उस कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर देना। नंबर 1 ये कि क्या उस खर्चे से मेरे एसेट की लाइफ बढ़ रही है, ठीक है, लाइफ ऑफ करके लाइफ ऑफ एसेट इज़ इंक्रीजिंग। क्या उस खर्चे से मेरे एसेट की लाइफ बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो कैपिटलाइज कर दो, उसको कैपिटलाइज कर दो। ये बात पीछे भी पड़ी है ना, अभी हमने अभी ऊपर डिस्कस किए कि जो मैंने एग्जांपल दी थी जैपनीज आउटर वाली, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एसेट जिस अगर उस मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिसको करने से आपके एसेट की लाइफ बढ़ रही है तो उसको फटाफट कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि अगर किसी खर्चे को करने से आपका जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उस एसेट को लेके वो बढ़ रहा है, तो फिर आप उसको भी कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर मेरा उस खर्चे से बढ़ रहा है तो हम उसको भी कैपिटलाइज करेंगे। इसकी मैंने क्या एग्जांपल दी थी? वो पार्टीशन वाली, कि एक और फ्लोर बना दिया, उसको रेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा ये कि अगर किसी खर्चे को भी करने से जो एसेट की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है, एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो उस सूरत में भी जो खर्चा है उसको आप कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर को जरा से क्विकली से रिवाइज करते हैं कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक होता है हमारे पास इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजर का मतलब ये होता है कि जो आपने एसेट खरीदा उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। उसको जब तक आप वर्किंग फॉर्म में ना ले आए, ठीक है, तब तक, यानी कि ऑपरेशनल फॉर्म में जब तक ना लिया है, वर्किंग फॉर्म में जब तक ना लिया है, तब तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जब तक जितने भी उस एसेट पर खर्चे हो रहे हैं वो सब खर्चे कैपिटलाइज होंगे, यानी कि एसेट की कॉस्ट में शामिल होंगे। वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे देखे जाएंगे, यानी कि एसेट की कॉस्ट में शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कि अब सब खर्चे हो गए, सब हो गया, आपने एसेट की कॉस्ट में शामिल कर दिया, दिखा भी दिया अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, सब हो गया, ठीक है। अब एसेट लग गया, अब उस एसेट को इस्तेमाल किए आप कर रहे हो, 1 साल 2 साल हो गया, टाइम हो गया, अब उस पर आप मज़ीद कुछ खर्चे करते हो, तो क्या वो खर्चे कैपिटलाइज हो सकते हैं? तो उस सूरत में स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि भाई ये जो एरिया है ना, ये कहलाता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। इसमें आप अपने आप से 3 सवाल पूछो कि क्या जो मैं खर्चा कर रहा हूँ उससे मेरे एसेट की लाइफ बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो फटाफट उसको कैपिटलाइज कर दो, यानी उसको एसेट की कॉस्ट में शामिल कर दो, कोई मसला नहीं है। नंबर 2, क्या उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहा है? उससे मुझे मिलने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहा है, उस एसेट से मुझे मिलने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो कैपिटलाइज कर दो। और नंबर 3 ये कि क्या उस एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उस खर्चे से? अगर बढ़ रही है तो कैपिटलाइज कर दो। और अगर इन तीनों में से कोई भी काम नहीं हो रहा तो फिर वो एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा, उसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आप एज एन एक्सपेंस दिखा दें, एज एन एक्सपेंस दिखा दें, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे क्लियर हो गया, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम मूव करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, ठीक है। चलिए जी, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ अ शॉर्ट टर्म एक्सपेंस income to incur to meet the operational cost of running the business on day to day basis। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो मामूली खर्चे होते हैं जो कि डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, ठीक है। कंपनी के डेली बेसिस पे वो खर्चे हो रहे थे, तो सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और वो उठा के जो है आप एक्सपेंस पे डाल दोगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंस शो कर दोगे, ठीक है। द बेनिफिट अटेन फ्रॉम दिस एक्सपेंडिचर इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ईयर इन विच इट इज़ अकर्ड। इस बात का पता है मतलब कि इस बात का मतलब ये कि जो आप ये खर्चा कर रहे हो ना, तो जिस वक्त आप ये खर्चा कर रहे हो ये उसी साल उस खर्चे का मतलब पूरा वो जो खर्चा है वो पूरा हो जाता है उसी साल, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक एसेट है, एसेट को जब आप परचेज करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल यानी कि जब हम किसी एसेट को ख़रीदते हैं तो हमें पता है ना कि उसकी कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं ओवर दी लाइफ, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 1 साल तो हमें फ़ायदा नहीं देगा एसेट, वो तो हमें ओवर द लाइफ देगा, तो हम उसकी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है।
ये हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम इसको वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा पहली क्लास में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जो है वो हम क्या करते हैं, उसको ओवर द लाइफ जो है स्प्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, इनको हम ओवर द लाइफ एक्सपेंस, ये इसको हम ओवर द लाइफ स्प्रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस वक्त होते हैं ये उसी वक्त जो है वो उसी साल, यानी जिस साल को ये एक्सपेंस होता है उसी ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखा दिया जाता है, एज एन एक्सपेंस दिखा दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ नॉर्मली रिकरिंग कंपेयर टू द वन ऑफ नेचर ऑफ मोस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी ये कह रहा है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो नॉर्मली रिकरिंग होता है, ठीक है, बार बार रिकरिंग होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं, क्योंकि आप रोज़ रोज़ जाके नॉन कैपिटल एक्सपेंस जो नहीं कर रहे ना, यानी कि आप रोज़ रोज़ जाके तो एसेट नहीं खरीद रहे, रोज़ रोज़ जाके तो एसी नहीं खरीद रहे, टीवी नहीं खरीद रहे, ठीक है, रोज़ रोज़ जाके तो एसेट नहीं खरीद रहे, या कंपनी रोज़ रोज़ जाके तो मशीनें नहीं खरीद रही, ठीक है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेली बेसिस पर होते हैं, रिकरिंग बेसिस पर होते हैं, ठीक है। While capital expenditure is meant to extend a business ability to earn income, revenue expenditure is meant to maintain the business ability to operate, ठीक है। कह रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी हम कर रहे होते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि वो एसेट जो कंपनी की इनकम है उसको बढ़ाए, एसेट को यूज़ करके जो कंपनी की इनकम है उसको बढ़ाए, ठीक है। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं वो उस इनकम को मेंटेन करने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बढ़ाते नहीं है लेकिन वो मेंटेन मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स ऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नीडेड टू कीप एन एसेट वर्किंग। यानी कि एक एसेट है, ठीक है, अब उस पर उस एसेट को जो है आप ऑपरेशनल वो चल रहा है, ऑपरेशनल भी हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप पता है ना कि एसेट्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो आप उसकी मेंटेनेंस करवा रहे हो, या कोई छोटा मोटा रिपेयर आ गया, कोई बोर्ड ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया, आपने बुलवा के मेंटेनेंस करवा दी, उसकी रिपेयर करवा दिया, सही कर दिया। तो जितने भी खर्चे होते हैं ये डेली बेसिस को हो रहे हैं, क्योंकि एसेट्स मतलब डेली बेसिस से मुराद ये कि फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं, हर 2-3 महीने में हो रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मेंटेनेंस करवा रहे हो उस एसेट की, कोई महंगा एसेट है तो उसके तो बड़ी ख्याल रखना पड़ता है, अगर कोई महंगी मशीन है, कोई महंगा एसेट है तो उसका तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, उसको तो डेली बेसिस पर ऑयलिंग वगैरह सब करवानी पड़ती है, सर्विस होती है, हर चीज़ होती है, ख्याल रखना पड़ता है, रिपेयर्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं खर्चे, ठीक है। तो ये रेवेन्यू में एज एन एक्सपेंस आएंगे, ये रेवेन्यू में एज एन एक्सपेंस आएंगे, तो ये बात तो बैठा लो, ये पता नहीं कितनी जगह पे आएगा, भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे भी कि मेंटेनेंस का जहाँ पे वर्ड आ जाए ना वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, मेंटेनेंस जहाँ पे आ जाए वो रेवेन्यू एक्सपेंस से बंद करके उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मार्क कर देना, ठीक है। और ये जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस हो रहे होते हैं इनका मकसद जो है वो इकोनॉमिक लाइफ को बढ़ाना नहीं होता, क्या हम पढ़ चुके हैं कि जो इकोनॉमिक लाइफ को या एसेट की लाइफ को बढ़ाता है वो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज चार्ज टू प्रॉफिट इन द इनकम स्टेटमेंट एज सून एज इट इज इनकर्ड, ठीक है। वही वाली बात जो मैंने बताया कि किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और वहाँ जाके जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपका उसमें से एज एन एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया वो आपके प्रॉफिट में से जाके माइनस हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ गई कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डेली बेसिस पे हो रहे होते, ठीक है। और हमें ये भी समझ आ गया कि ये जो है वो जैसे कि आपकी मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जिस साल होते हैं उसी साल ये एज एन एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ओवर द लाइफ स्प्रेड नहीं करते विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन, नहीं, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमें क्लियर हो गई। अब अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो देखो ये मैंने एग्जांपल कुछ और यहाँ पे लिखी है, जैसे कि आपकी सैलरीज हो गई, ठीक है, वेजेस हो गए, रेंट हो गया, आपकी जो कंपनी का रेंट होता है ना, ठीक है, रेंट आपका कंपनी का जा रहा है या फैक्ट्री का रेंट जा रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यूटिलिटी बिल्स हो गए, गैस का, पानी का बिल, ठीक है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गई, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रॉ मटेरियल आपने जो है वो फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल का एक्सपेंस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जितने एक्सपेंस हो रहे होते हैं कंपनी में डेली बेसिस पे। अब देखो सैलरी ऑन वेजेस, तो हर महीने सैलरी जारी होती है, इन केस सम केसेस में जो वेजेस होती है वर्कर्स की वो हर हफ्ते जारी होती है, ठीक है। तो हर महीने, हर हफ्ते, ठीक है, रेंट भी हर महीने, यूटिलिटी बिल भी हर महीने। तो देख रहे हो रिकरिंग है, जबकि हमने ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पढ़े वो हर महीने तो नहीं हो रहे होते ना, समझ आ रही है ना, वो कभी कभार होते हैं। मशीन आप एक दफ़ा परचेज़ कर दो, टीवी आप एक दफ़ा परचेज़ कर दो, गाड़ी आप एक दफ़ा परचेज़ कर दो या 2 दफ़ा कर दो, ठीक है। लेकिन बात वो ये कि जो ये वन ऑफ नेचर्स के होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो वन ऑफ नेचर्स के होते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है वो डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, हर महीने हो रहे होते हैं, हर 2-3 महीने में हो रहे होते हैं, डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, हर हफ्ते हो रहे होते हैं, ठीक है। ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, यहाँ मैंने समझा दिया, ठीक है।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, पार्ट नंबर बी। चले अब हम अपने इस कॉन्सेप्ट को, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को मजीद इनहेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, कंप्लीट द टेबल बिलो इंडिकेटिंग विद अ टिक हाउ ईच आइटम वुड बी क्लासिफाइड, द फर्स्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल। तो पहला जो है वो सेल्स मैच का कमीशन, उसने खुद कंप्लीट करके दे दिया कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। और बात सही है भाई, क्योंकि हमें पता है कि सेल्समैन का कमीशन जो है वो वेजेस एंड सैलरी में आता है। और अभी ऊपर डिस्कस किया कि वेजेस एंड सैलरी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। आपने एक सेल्समैन हायर किया, बस को आप कमीशन दे रही हो, तो ऐसी बात है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है। फिर क्या है, कैरेज ऑफ रॉ मटीरियल्स। तो कैरेज ऑफ रॉ मटीरियल्स भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि देखो कैरेज का मतलब ये होता है, कैरेज ऑफ रॉ मटीरियल्स का मतलब ये होता है कि आपने कुछ रॉ मटीरियल्स खरीदे, अब वो रॉ मटीरियल्स आपकी फैक्ट्री तक पहुँच रहे हैं, तो फैक्ट्री तक पहुँचने के जो खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो कहलाता है कैरेज ऑफ रॉ मटीरियल्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेसिकली कह रहा है, यानी रॉ मटीरियल खरीदे तो रॉ मटीरियल दुकान से आपकी फैक्ट्री तक पहुंचने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है वो बेसिकली आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि वो डेली ऑपरेशनल कॉस्ट का पार्ट है। कि रॉ मटीरियल्स जो होते हैं ना वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के पास है। और अगेन रॉ मटीरियल ये ऐसा नहीं है कि साल में एक दफ़ा आता है या साल में 2 दफ़ा आता है, नहीं, बल्कि रॉ मटीरियल जो डेली बेसिस पे आ रहा होता है, ठीक है, हर महीने आ रहा होता है रॉ मटीरियल, क्योंकि वो रॉ मटीरियल कन्वर्ट भी तो हो रहा है ना फिनिश गुड्स में, ठीक है। रॉ मटीरियल से ही तो वो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने मार्केट में बेचते हैं। तो रॉ मटीरियल तो हर महीने या 2 महीने में आ रहा होता है, तो वो अगेन एक रिकरिंग कॉस्ट है, तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी। उम्मीद है ये बात क्लियर है, ठीक है। देखो मैं इसको ना एक और तरीके से समझा सकता हूँ। वो तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे एक बेकरी है। अब बेकरी जो है वो पता है ना कि डबरोटी, बन, डोनट्स ये सब बनाती है। तो जो आटा होता है ना फ्लोर, उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। तो एक बेकरी है, उसने अपना फ्लोर मंगवाया, तो फ्लोर्स के लिए क्या होगा, रॉ मटीरियल होगा, ठीक है। तो रॉ मटीरियल मंगवाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है वो उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेगी। क्यों? क्योंकि जब वो फ्लोर आएगा तो फटाफट उस फ्लोर को भून देगी और उससे ब्रेड, बन और डोनट्स व्हाटएवर वो बनाना चाहती है, ठीक है, वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो जो फ्लोर आएगा वो उसी वक्त प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होके जो है वो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो वो जो आपका फ्लोर है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे रहा, बल्कि वो उसी वक्त रिलाइज होकर उसी वक्त इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो ही सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं ना, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो उम्मीद है इस बात से ये चीज़ क्लियर हो गई, एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, कि आपने गुड्स परचेज किए रीसेल के लिए, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब एक बात याद रखना कि जितने भी गुड्स खरीदे जाते हैं इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि रीसेल के, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल के लिए आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से एसेट खरीदा और वहाँ आपने अपनी दुकान में लाके बेच दिया, खरीदा बेचा। तो रीसेल के लिए जो भी एसेट परचेज के करते हैं वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काउंट होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, क्योंकि वो तो आपने खरीदा और आप आगे बेच रहे हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होगा, ठीक है। तो रीसेल के लिए जो आपने एसेट परचेज किया है वो कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर आपने कोई एसेट परचेज किया हो यूज़ के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल, ठीक है। रीसेल के लिए किया तो वो कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये बात आपने दिमाग में बिठानी है, ठीक है। अब देखो, परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए जो है प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीन वगैरह परचेज की, तो वो ऑब्वियसली यूज़ के लिए परचेज किया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये वो नहीं है, ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने कोई इंश्योरेंस ली थी, उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस ली है, ठीक है, इंश्योरेंस का आपको पता है ना कैसे क्या होता है कि इंश्योरेंस जो है आप लेते हो और फिर आपको हर महीने में उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है, ठीक है, हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। इंश्योरेंस में ऐसे ही होता है ना। तो जब आप एक एक्सपेंस हर महीने कर रहे हो तो क्या वो रिकरिंग नेचर नहीं है? और अगर वो रिकरिंग नेचर है तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो कंडीशंस है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो वो क्या है, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस है, इसको इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था उससे कंफ्यूज नहीं करना, वो अलग है, ठीक है। उसका नाम क्या है, वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, ठीक है, वो अलग है और पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस अलग है, सही है। अब क्या कहते हैं, लीगल फीस और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपने परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कोई लीगल फीस दी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसेट्स के लिए अगर आप कोई भी
प्रोफेशनल फ़ीस दे रहे हो तो प्रोफेशनल फ़ीस में लीगल फ़ीस वगैरह सब आ जाती है। तो अगर आप एसेट परचेज़ करने के लिए कोई लीगल फ़ीस दे रहे हो, कोई प्रोफेशनल को हायर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो हमेशा कैपिटलाइज होती है। इस तरह की फ़ीसें जो भी होती है, लीगल फ़ीस वगैरह, या जो भी फ़ीसें इस तरह की जो कि एसेट की कॉस्ट परचेज से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि एसेट के परचेज से रिलेटेड है, तो वो कैपिटलाइज होगी, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काउंट होगा। ठीक है, अब इसके जो आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे नीचे मिल भी जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अगर आपने क्लास के बाद उसको गो थ्रू करना हो तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए सारे। ठीक है, अभी एक और एक्सरसाइज है, ज़रा उसको देखते हैं। क्या कहते हैं सबसे पहले, परचेज ऑफ एन एक्स्ट्रा वैन। तो एक्स्ट्रा वैन क्या है, एक नॉन करंट एसेट है, तो आप एसेट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग वेयर हाउस वॉल विच हैड फॉलन डाउन। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बहुत सुनना। देखो आपका, देखो अपने ये कॉन्सेप्ट है, ज़रा सुन लो। ये घर है आपका, ठीक है, ये आपके घर की छत है। ठीक है, जब आपने एसेट परचेज किया ना, तो उस वक्त जो है ना घर की छत बिल्कुल सही थी, बिल्कुल लेवल थी। अब आप इस घर में रहे तकरीबन 3 साल। 3 साल में क्या हुआ कि जो घर की छत है ना, ये जो घर की छत है, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई, यानी ये ऐसे बेंट आउट हो गई, थोड़ी सी बेंट हो गई, थोड़ी नीचे की तरफ बेंट हो गई, थोड़ी नीचे की तरफ बेंट हो गई। तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा ख़र्चा करवाया और उसको दोबारा जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन थी, जो उसकी, मेरे लफ्ज़ों पे गौर करना, जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन थी उस पर वापस लिया है, उस पर वापस लिया, तो ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपने मेंटेनेंस करवाई है, आपने मेंटेनेंस करवाई है, और मेंटेनेंस ऊपर पड़ा है हमने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन जिस वक्त मैं शिफ्ट हुआ, यानी कि जब मैंने एसेट परचेज़ किया, तो उस वक्त छत गिरी हुई थी नीचे, ठीक है, शुरू से गिरी हुई थी। जब मैंने एसेट ख़रीदा था तब से छत ऐसी थी। ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा सही पैसे खर्च करवा के उसको सही करता हूँ, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग वेयर हाउस वॉल विच हैड फॉलन डाउन, यानी कि एक वेयर हाउस में आप ऑलरेडी अपना सामान वामान रख रहे थे, वहाँ थी क्या हुआ कि छत जो है वो गिर गई, वॉल जो है या एक दीवार जो है वो गिर गई। ठीक है, तो आपने उसको रीबिल्ड करवाया। देखो रीबिल्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, रीबिल्ड का मतलब ये कि दोबारा बनवाया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये जो हमारी एग्जाम्पल थी ये भी रीबिल्ड वाली थी ना, कि एक चीज़ सही थी लेकिन वो गिर गई, तो मैंने उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में ले आया, उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में ले आया, यानी कि रीबिल्ड करवाया। तो रीबिल्ड जब भी करवाते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब देखो सी पार्ट पढ़ो, बिल्डिंग एक्सटेंशन टू द वेयर हाउस, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी बताया ना कि आपने एक वेयर हाउस ख़रीदा, ये है आपका वेयर हाउस। ठीक है, जब आपने ख़रीदा था तो ये इतना सही था, ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। आपने क्या किया, आपने इसमें मज़ीद ख़र्चा करवा के इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करवा दिया, थोड़ा सा ये दीवार तोड़वा के आपने थोड़ा इसको बड़ा करवा दिया। तो हम कहेंगे कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जब आपने ख़रीदा था तब इसकी ओरिजिनल हालत, देखो लफ्ज़ों पे गौर करो, ओरिजिनल हालत ऐसी नहीं थी। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिनल हालत से डिफ़र किया, उसको आपने आगे बढ़ाया, उसको बढ़ाया है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एक बात हमने ये सीखी इस एक्सरसाइज से कि अगर कोई भी हमारे पास वेयर हाउस या बिल्डिंग या कुछ भी है, ठीक है, जिसको हम ख़र्चा करके दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में ला रहे हैं, ठीक है, जैसे छत की एग्जाम्पल दी थी ना कि शुरू से वो बिल्कुल सही थी, गिर गई, तो हमने ख़र्चा करवा के उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में लिया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो मेंटेनेंस है। लेकिन एक चीज़ जो शुरू से ही ऐसी थी, वेयर हाउस शुरू से ही ऐसे था, उसको मैं तोड़वा के बड़ा किया, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब क्या कहता है, पेंटिंग एक्सटेंशन टू वेयर हाउस व्हेन इट इज़ फर्स्ट बिल्ड। देखो जिस वक्त बना रहे थे उस वक्त पेंट किया, जिस वक्त बना रहे थे बिल्ड हो रहा था, तो ये जो कॉस्ट है ये भी कैपिटलाइज होगी, यानी कि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि पेंटिंग एक्सटेंशन टू वेयर हाउस व्हेन इट इज़ फर्स्ट बिल्ड, पार्ट नंबर डी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जिस वक्त बना रहे थे, जिस वक्त कॉस्ट बन रहा था, अभी तक कॉस्ट ऑपरेशनल फॉर्म में नहीं आया, आप रहना शुरू नहीं हुआ इस घर में, आप उस घर में, सॉरी घर नहीं है, क्या है, वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में अभी तक आपने उस वेयर हाउस में काम करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी वो बन रहा है। देखो लिखा हुआ है ना, व्हेन इट इज़ फर्स्ट बिल्ड, जब बन रहा है तो आप उस पर पेंट करो, जब तक पेंट नहीं करोगे तब तक वो ऑपरेशनल हालत में नहीं आएगा, जब तक ऑपरेशनल हालत में नहीं आएगा तब तक जो भी खर्च होंगे वो कैपिटलाइज होंगे, बता सको। ठीक है, अब ई पार्ट पढ़ो, देखो मज़ेदार, क्या कह रहे हैं, रीपेंटिंग एक्सटेंशन टू द वेयर हाउस 3 years लेटर दैट द डन इन डी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो फ़र्क देखो ना क्या है डी और ई में, यहाँ आप पेंट कर रहे थे
वेयर हाउस को जब आपने नया नया खरीदा था, जब तक वो ऑपरेशनल फॉर्म में नहीं आया था। अब वही कह रहे हैं कि ऑपरेशनल फॉर्म में भी आ गया, और ये देखो लिखा हुआ है 3 years लेटर, 3 साल भी गुजर गए, ऑपरेशनल फॉर्म में भी आ गया और 3 साल भी गुजर गए। अब आप उसको रीपेंट करवा रहे हो, तो ये बेसिकली मेंटेनेंस है, क्योंकि आप रीपेंट करवा के उसको उसकी ओरिजिनल हालत में ला रहे हो, जैसे वो पहले था ना नया नया, अब उसको रीपेंट करवा के उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में ला रहे हो, यानी मेंटेन्स कर रहे हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैरेज कॉस्ट ऑन ब्रिक्स फॉर न्यू वेयर हाउस एक्सटेंशन, के वेयर हाउस को एक्सटेंड करवाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए थे, तो उस ब्रिक्स को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कैपिटलाइज होगी, क्योंकि अगेन विदाउट डेट आप अपने एसेट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कैपिटलाइज होगी कॉस्ट। ठीक है, ये जो कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी। अब क्या कहते हैं, कैरेज कॉस्ट ऑन परचेजेस, कि आप कोई परचेज करते हैं और उस परचेज को लाने के लिए जो आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खर्च कर रहे हैं वो जो है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, क्योंकि ये रिकरिंग इन नेचर है। ठीक है, आप कोई परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप कैरेज कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, वो डेली बेसिस पे कोई परचेज़ कर रही है, मंथली बेसिस पे कोई परचेज़ कर रही है, तो उसको बार बार लाना पड़ेगा ना फैक्ट्री में, तो बार बार कैरेज कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये एक रिकरिंग इन नेचर है, देयरफॉर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से एच पार्ट में कहता है कैरेज कॉस्ट ऑन सेल, कि आपने सेल की, अब उस सेल तो आपने कर दी, लेकिन उसको आपने कस्टमर तक पहुंचाना है, तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो भी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी, क्योंकि सेल तो कंपनी रोज़ कर रही होती है, सेल तो डेली बेसिस पे हो रही होती है, तो भाई जो उसको कस्टमर तक पहुंचाने की कॉस्ट है वो भी डेली हो रही होगी, तो जो डेली बेसिस पे होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। एल में क्या कहते हैं, लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेब्ट्स, के टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो लीगल कॉस्ट वगैरह होती है, ठीक है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। देखो, लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेब्ट्स का मतलब ये है कि आप पे कुछ कर्जे हैं। ठीक है, अब कुछ कंपनीज होती है बाहर US UK में, जो कि बेसिकली ये कहती है कि भाई ये आदमी है जो कि आपके पैसे लेके भाग गया। ठीक है, एक आदमी है, उसने आपके पैसे देने थे, कितने, 20,000। ठीक है, अब वो ये लेके भाग गया, वो पैसे लेके भाग गया, वो आपको 20,000 नहीं दे रहा। तो UK और USA में ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंपनीज होती है ये क्या सर्विस देती है, कहती है कि भाई जो पैसे आपके बदले लेके भागा है ना, उससे पैसे निकलवा के देना हमारी जिम्मेदारी है, ये हम आपको सर्विस दे रहे हैं कि उससे पैसे निकलवा के देना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम आपको पैसे निकलवा के देंगे, तो ये हमारी सर्विस है ना। और जैसे हर सर्विस की कुछ पैसे होते हैं, तो हम आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे सर्विस के, लेकिन पैसे आपको निकलवा के दे देंगे। तो वो होता है लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेब्ट्स, के मैं अपनी डेब्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई लीगल कॉस्ट दे रहा हूँ, यानी कंपनी को मैं कुछ दे रहा हूँ पैसे के, चलो ठीक है तुम्हारी सर्विस है, मैं पैसे देता हूँ, मुझे कम से कम पैसे मेरे दिलवाओ। ठीक है, मेरे पैसे दिलवाओ, तो बाकायदा कंपनीज होती हैं बाहर। ठीक है, तो जो भी लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेब्ट्स है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए है क्योंकि ये तरीके से आप सर्विस ले रहे हो, उसके पैसे दे रहे हो ना, तो कोई भी अगर आप सर्विस वगैरह ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके बाद जे, लीगल चार्जेस ऑन एक्वायरिंग न्यू प्रेमिसेस फॉर ऑफिस, कि आपने क्या किया, आपने कोई नई प्रेमिसेस ली ऑफिस के लिए, नई जगह ली, नई बिल्डिंग ली ऑफिस के लिए, यानी कि नॉन करेंट एसेट लिया अपने ऑफिस के लिए, तो उसके ख़रीदने के लिए आपने कुछ लीगल फीस दी, तो वो कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि बाद हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक वो ये लीगल चार्जेस नहीं देगा तब तक वो परचेज़ कर सकता है, प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, तो उसको लीगल चार्जेस देना ज़रूरी है ताकि वो उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सके। ठीक है, वरना अगर लीगल चार्जेस नहीं देगा तो जो भी लीगल पर्सन है वो उसके ऊपर केस कर देंगे। ठीक है, तो वो नहीं एक्वायर कर पाएगा प्रॉपर्टी को, मसले हो जाएंगे बहुत सारे। तो लीगल फीस दिए बगैर तो आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर ही नहीं सकते, यानी कि वो ऑपरेशनल फॉर्म में आ ही नहीं सकती। तो देयरफॉर जो भी खर्चा होगा लीगल फीस से रिलेटेड वो कैपिटलाइज होगा। ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीगल फीस जो है, जितनी भी लीगल फीसेस होती हैं जो कि प्रॉपर्टी को या किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए दी जाती है, वो कैपिटलाइज होती है, वो कैपिटल एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट होती है। अच्छा, अब के में क्या कहते हैं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो इंश्योरेंस बहुत किस्म की होती है। अब ये जो इंश्योरेंस की बात कर रहा है, किसकी बन रहा है, फायर इंश्योरेंस, यानी कि कल को आपकी बिल्डिंग पे आग लग जाए तो उससे बचने के लिए या उससे जो नुकसान होगा वो उस नुकसान से बचने के लिए क्या होता है, उस नुकसान से बचने के लिए होता है कि कुछ कंपनीज आपको, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हमारा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, आप वो करवा लें। तो इससे ये होगा कि कल को अगर आपकी बिल्डिंग में आग लगती है और आपके एसेट्स वगैरह डिस्ट्रॉय होते हैं, आपकी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, तो जो भी आपका नुकसान होगा वो हम पे कर देंगे, ठीक है। तो वो आपको इंश्योरेंस देती है इस चीज़ का, ठीक है। तो वो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये बात हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो आपको देनी पड़ती हैं।
ऐसी बात है, मुफ्त में तो आपको सर्विसिंग दे रहे हैं ना, आपसे पैसे लेके, आप ही के पैसे लेके आप ही को वापस करेंगे, ठीक है। तो हर महीने जो है वो आपसे कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट बनाते हैं कि भाई ठीक है ये पूरे साल की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, अगले साल ये है, उसके अगले साल ये है, तो पूरा प्लान बनाया जाता है। तो उसमें हर महीने आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होती है, तो रिकरिंग नेचर है। ये बात ऊपर भी मैंने बताई, ऊपर भी आया था ना इंश्योरेंस, तो मैंने वहाँ बताया था कि वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है। और एल क्या है, कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग न्यू मशीन, ठीक है। तो असल जो कीवर्ड है वो क्या है, न्यू मशीन। न्यू मशीन, न्यू मशीन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है इसके बगैर वो चल नहीं सकती। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग न्यू मशीन का मतलब ये कि न्यू मशीन को आप कहीं पे फिक्स कर रहे हो, कहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो अगेन नई मशीन को जब तक आप लगाओगे तब तक वो ऑपरेशनल फॉर्म में नहीं आएगी, तो देयरफॉर ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नई मशीन का जहाँ भी नाम देख लो बस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि इससे भी काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैसे फ़र्क करना है, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें क्या कहते हैं, रिपेयर्स टू मीट स्लाइस है। तो देखो ये कीवर्ड देखो, रिपेयर्स रिपेयर्स रिपेयर्स। रिपेयर्स हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में रेवेन्यू डाल दे। अच्छा, अब बी पार्ट में क्या है, न्यू टायर फॉर वैन। अच्छा देखो, वैन जो है एक नॉन करंट एसेट है, ठीक है। अब वो वैन जो है उसके लिए आप नए टायर डलवा रहे हो, तो क्या आप उस नए टायर से उसकी वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू मेंटेन होगी? तो जवाब है कि उसकी जो वैल्यू है वो मेंटेन होगी, ठीक है, ठीक है, वैल्यू मेंटेन होगी ना उसकी। अब देखो एक वैन है, उसके जो टायर है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब उसको आप बेचते जाओगे तो उसकी कोई ना कोई कम कीमत लगेगी, क्योंकि जब लोग देखेंगे अरे भाई इसके टायर ही फाड़े गए, तो टायर ही इतने महंगे आते हैं, तो वो तो ये देखेगा ना कि भाई मुझे तो उसको टायर भी चेंज करवाने पड़ेंगे, तो वो आपके जो पैसे लगाएगा वो कम लगाएगा, ठीक है। तो जो उसकी वैल्यू है वो गिर जाएगी, वैल्यू जो है गिर जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने खर्चा करवाया और नए टायर लगवा लिए, तो उससे जो वैल्यू हुई ना वो मेंटेन हो गई। तो वैल्यू जब मेंटेन होती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, ठीक है। हाँ, अगर वैल्यू बढ़ जाती है, अगर वैल्यू बढ़ जाती है कोई खर्चा करवाने से, कोई इंप्रूवमेंट होती है, इससे वैल्यू बढ़ती, तो हम कहते हैं कि भाई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन इससे तो सिर्फ वैल्यू मेंटेन हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं, एडिशनल शॉप काउंटर, ठीक है। फिर वही वाली बात कि आपकी शॉप है, उसमें आप एक नया काउंटर बनवा रहे हैं, एक एडिशनल शॉप काउंटर बनवा रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इम्प्रूवमेंट है, वो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उससे वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। एक नया शॉप काउंटर आप बना रहे हैं, वहाँ पे नई सेलें होंगी, ज़्यादा सेल होंगी, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उससे वैल्यू मेंटेन नहीं होगी बल्कि वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, डी पार्ट पे रीन्यूइंग साइन राइटिंग ऑन द शॉप। तो कीवर्ड क्या है, रीन्यूइंग, ठीक है, रीन्यू करवा रहे हो, रीन्यू, ठीक है। साइन राइटिंग ऑन शॉप, आपके जो है शॉप के बाहर एक बिल बोर्ड था जिसमें आपके शॉप का नाम लिखा था, अब वो पुराना हो गया था, आप उसको री राइट करवा रहे हो, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से लिखवा रहे हो, थोड़ी नियॉन लाइट्स वगैरह लगवा रहे हो, तो वो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिटिंग पार्टीशंस इन शॉप, क्या आप अपने पार्टीशन लगवा रहे हो शॉप में, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि जो फिटिंग्स हैं वो बेसिकली आपके एसेट्स ही होती हैं, ठीक है ना। आप फिटिंग्स लगवा रहे हो, ठीक है, तो वो एसेट ही है ना जिसको आप परचेज करके फिट जो है वो फिटिंग्स करवा रहे हो। फिटिंग्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इस तरह के एसेट्स यानी कि इस तरह की जो प्लैंक्स होती हैं उनकी आप फिटिंग करवा रहे हो, ठीक है। पार्टीशंस वगैरह आप लगवा रहे हो, तो वगैरह फिटिंग पार्टीशन इन शॉप, तो आप पार्टीशंस वगैरह आपने कुछ बनवाए होंगे, उसको आप अपने शॉप में लगवा रहे हो किसी भी पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगेन वो वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद रूफ रिपेयर्स, ये देखो फिर वही वाला वर्ड, रिपेयर्स रिपेयर्स रिपेयर, जहाँ पे रिपेयर्स का कीवर्ड देखो वहाँ रेवेन्यू एक्सपेंस 1 सेकंड में, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस खत्म बात। अच्छा, जी में क्या कह रहे हैं, इंस्टॉलिंग थीफ डिटेक्शन इक्विपमेंट, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि देखो कह रहे हैं कि इंस्टॉल कर रहे हैं थीफ डिटेक्शन इक्विपमेंट को। थीफ डिटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है कि कोई भी अगर चोर आपके शॉप में घुस गया तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, तो वो कहलाता है थीफ डिटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो वो एसेट है ना, वो ख़रीदना पड़ता है, वो एसेट है भाई, वो ख़रीदना पड़ता है, बहुत महंगा आता है वो पूरा सिस्टम होता है वो, ठीक है ना, बेल अलार्म, फिर वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो पूरा सिस्टम ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आप इंस्टॉल करवा रहे हो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट याद है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एसी वाली एग्जांपल याद है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है तो कैपिटल एक्सपेंस। अच्छा, एच में क्या कह रहे हैं, वेजेस ऑफ शॉप असिस्टेंट, ये देखो वेजेस ऊपर पड़ा था ना, वेजेस कितने भी वेजेस होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंस होती है, ठीक है। अच्छा, आई में क्या कह रहे हैं, कैरेज ऑन रिटर्न इन आउटवर्ड्स, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स पे जो आप कैरेज दे रहे हो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैरेज आउटवर्ड्स बेसिकली, आउटवर्ड्स क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है कि जब आपका कस्टमर आपको जो है वो प्रोडक्ट वापस करे, आपका जो कस्टमर है वो आपको प्रोडक्ट वापस करे, तो वो कहलाता है रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। तो उस पर जो आपकी कैरेज आउट यानी कैरेज कॉस्ट लगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। क्योंकि सेल्स तो कंपनी डेली बेसिस पे कर रही होती है, तो रिटर्न भी डेली बेसिस पे आते हैं, या हर एक हफ्ते बाद जो है रिटर्न आ रहे होते हैं, तो कॉस्ट तो रिकरिंग नेचर की हो गई, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है। कैरेज ऑन रिटर्न आउटवर्ड्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंस।
ठीक है, तो आपके जो कस्टमर है उसने आपको प्रोडक्ट वापस किया, तो वापस करने पे जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च हुई है या वापस लाने में जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन खर्च हुई है वो बेसिकली कैरेज ऑन रिटर्न आउटवर्ड्स कहलाती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्योंकि जब आप सेल्स ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो ऐसी बात है कि जब आप सेल्स कर रहे हो रोज़ की बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो भी डेली बेसिस पे आते होंगे या हर हफ्ते में कोई ना कोई 1 या 2 रिटर्न आता ही होगा, क्योंकि ये तो मसले चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग नेचर का हो गया देयरफॉर रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद न्यू कैश रजिस्टर, तो कैश रजिस्टर बेसिकली आज के ज़माने में मॉडर्न वर्ल्ड में कैश रजिस्टर किसको कहते हैं कि आप जब इम्तियाज़ वगैरह में जाते हैं, जितने भी सुपर मार्केट्स में वहाँ जाते हैं, तो वो जब बीप मशीन होती है जिससे वो चेक करते हैं टी टी, ठीक है, वो बेसिकली कैश रजिस्टर होता है, यानी कि वो आज का मॉडर्न वर्ल्ड का कैश रजिस्टर है, क्योंकि वो उसी वक्त इन्वेंट्री को क्या कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो बेसिकली वो भी आपका एसेट है। तो अगर आपने एक नया कैश रजिस्टर खरीदा है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके बाद के में क्या कहता है, रिपेयर्स। तो देखो रिपेयर्स का कीवर्ड देखा और आंख बंद करके रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई और उम्मीद है कि इससे और मज़ीद क्लैरिटी मिल गई होगी कि रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है, और यहाँ पे हमारा जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस वाला एरिया है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास लास्ट एरिया है जो कि है बेसिकली कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है, पहले हम जो पढ़ रहे थे वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे, अब हम रिसिप्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे, पैसा जा रहा था, अब हम रिसिप्ट पढ़ रहे हैं यानी पैसा आ रहा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो क्या कहता है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर फंड्स received by the business that are not part of its operating activity. Capital receipts are non-recurring and non-routine. They are large amount. When a non-current asset is sold, the money received is a capital receipt. कह रहा है कि capital receipt वो फंड होते हैं जो कि बिजनेस को रिसीव होते हैं, that are not part of its operating activity, जो कि उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आते। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा दूसरी सोर्सेज से जो पैसा आ रहा है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है, जो कि नॉन रिकरिंग होता है नेचर में। नॉन रिकरिंग, ये देखो नॉन रिकरिंग होता है और नॉन रूटीन होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो आपका कोई नॉन कर एसेट है, यानी आप कंपनी ओन करते हैं, आपके बहुत सारे एसेट्स हैं आपने लिए हुए, तो आपका एक नॉन कर एसेट था, आपने वो बेच दिया, वो आपने बेच दिया, तो उससे जो पैसा आया है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि आप रोज़ तो एसेट नहीं बेच रहे ना, रोज़ तो आप कोई नॉन कर एसेट नहीं बेच रहे, तो वो नॉन रूटीन है। ठीक है, तो नॉन रूटीन है और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो हर वो पैसा जो कि नॉन रिकरिंग और नॉन रूटीन से आ रहा है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन से आ रहा है और लार्ज अमाउंट है, अब आप एक नॉन कर एसेट बेच रहे हो तो ऐसी बात है अच्छी खासी रकम मिलेगी, लार्ज अमाउंट मिलेगी, तो वो आपका कैपिटल रिसीप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो जो पैसा आएगा वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे भाई देखो, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, इसकी कंपनी है, और इसकी कंपनी क्या करती है कि इसकी कंपनी जो है ना चिप्स बना के बेचती है। क्या बना के बेचती है? चिप्स बना के बेचती है। ये जो बंदा है इसकी कंपनी क्या बना के बेचती है? चिप्स बना के बेचती है। तो जो चिप्स बना के बेचने से जो पैसा इसके पास आएगा वो पैसा कैपिटल रिसीप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है कि जो आपका मेन बिजनेस है उससे जो पैसा आ रहा है, तो इसका जो मेन बिजनेस है वो चिप्स बेचना है, इसका जो मेन बिजनेस है वो चिप्स बेचना है, तो चिप्स बेच के जो पैसे कमाएगा वो इसका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, क्योंकि वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, क्योंकि चिप्स बेचना इसका काम है, तो चिप्स बेच के जो पैसे कमा रहा है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, देयरफॉर वो उसका कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। ठीक है, तो अगर यही बंदा कुछ और पैसे भी कमा लेता है, मिसाल के तौर पर इसके पास एक नॉन कर एसेट था, एक बिल्डिंग थी, जो उसने कभी सोचा था कि यार मैं इस बिल्डिंग में जो है कोई 1000 एम्प्लॉयज़ जो है हायर करूँगा, जो कि मेरे चिप्स की ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटोग्राफी लेंगे, फिर मार्केटिंग करेंगे, एड्स चलाएंगे सब, लेकिन अभी किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहा। तो ये जो एसेट इसने बिल्डिंग ली थी ना, नॉन कर एसेट, जो उसके पास ये बिल्डिंग थी नॉन करंट एसेट, ये फालतू पड़ी थी, तो उसने क्या किया, इसको बेच दिया। तो इसको बेच के जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो पैसा नहीं आ रहा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है कि चिप्स बेचता है, चिप्स बेचने से पैसा नहीं आया ना, ये तो बिल्डिंग बेच के आया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आया। दूसरा ये कि ये नॉन रूटीन है, नॉन रिकरिंग है, बार बार तो रोज़ तो नॉन कर एसेट नहीं बेच रहा ना, इसके पास कोई इतना ज़्यादा नॉन कर एसेट्स है नहीं, एक ही है। ठीक है, और दूसरा ये कि जो अमाउंट इसको मिलेगी इस बिल्डिंग को बेचते हो बहुत बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है, करोड़ों रुपये की बात होगी। ठीक है, तो क्या है कि ये इसका कैपिटल रिसिप्ट है, ये इसका कैपिटल रिसिप्ट है, तो उम्मीद है कैपिटल रिसिप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, द बेनिफिट रिसीव फ्रॉम अ कैपिटल रिसिप्ट आर एंजॉयड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट आर एन इशू ऑफ शेयर्स, के आपकी जो कंपनी है उसने शेयर्स इशू कर लिया। तो हम सबको पता है कि जब हम शेयर इशू करते हैं मार्केट में तो बेसिकली वो इस पर्पज से किए जाते हैं कि इस शेयर को इशू करके आप उसके अगेंस्ट पैसा उठाते हो, आप मार्केट से उसके अगेंस्ट पैसा उठाते हो। तो अगेन आपके पास पैसा आ रहा है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट
ठीक है। और क्या आपकी मेन एक्टिविटी से आ रहा है? नहीं, आप तो शेयर इशू करके यानी अदर सोर्सेज से पैसा उठा रहे हो ना, दूसरे लोगों से पैसा उठा रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, उससे पैसा उठा रहे हो, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। और रोज़ रोज़ शेयर इशू हो रहे होते हैं, ठीक है। रोज़ रोज़ तो जो शेयर्स हैं वो इशू नहीं हो रहे होते, तो जब रोज़ रोज़ शेयर नहीं इशू हो रहे होते हैं तो वो नॉन रूटीन नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर भी आपका क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी बेसिकली एक तरीके का लोन होता है कि कंपनी जो है ना लोगों से लोन लेती है और बोलती है कि हम उसके अगेंस्ट आपको जो है वो इंटरेस्ट देंगे, उसके अगेंस्ट हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो बैंक के बजाय लोगों से इंटरेस्ट दे, तो वो डिबेंचर बेसिकली, ठीक है। तो वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि उससे भी पैसा आ रहा है और आपकी मेन एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आ रहा बल्कि अदर सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है। और अगेन रोज़ रोज़ तो डिबेंचर नहीं बांट रही, तो नॉन रूटीन नॉन रिकरिंग, ठीक है। अ लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, रोज़ रोज़ जाके तो बैंक से लोन नहीं ले रहे ना, रोज़ रोज़ जाके तो बैंक से लोन नहीं ले रहे, नॉन रूटीन नेचर है, नॉन रूटीन नेचर है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इससे भी पैसा आ रहा है, लोन से भी तो पैसा आता है ना आपकी कंपनी में, ठीक है। लोन लेते तो पैसा आता है, ठीक है, और वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आ रहा, तो लोन टेकिंग फ्रॉम अ बैंक भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, अगर ओनर अपनी जेब से बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि अगेन रोज़ रोज़ तो ओनर पैसा नहीं लगा रहा बिजनेस में, ठीक है। जो ओनर है बिजनेस का वो रोज़ रोज़ तो पैसा नहीं लगा रहा बिजनेस में, तो नॉन रिकरिंग नॉन रूटीन, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मेन एक्टिविटी है बिजनेस की वहाँ से पैसा नहीं आ रहा हो, मेन एक्टिविटी तो चिप्स बेचना है, मेन एक्टिविटी तो चिप्स बेचना है ना, लेकिन जो ओनर है वो पैसे लगा रहा है बिजनेस में, मजीद पैसे डाल रहा है बिजनेस में। ओनर के पास फालतू पड़े तो उसने कहा अपने बिजनेस में ही लगा दूँ, ठीक है, कहीं इधर उधर फेंकने से बजाय अपने बिजनेस में लगा लें। तो एडिशनल कैपिटल अगर ओनर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी एक कैपिटल रिसिप्ट है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कंपनी के पर्सपेक्टिव, कंपनी में तो पैसा आ रहा है ना। और फिर एन इंश्योरेंस क्लेम, कि अगर कल को कोई इंश्योरेंस, कोई मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैंने कोई इंश्योरेंस करवाई भी थी और कोई ऐसा हादसा हो गया इसकी वजह से मुझे इंश्योरेंस क्लेम करनी पड़ जाए, तो इंश्योरेंस क्लेम करने का मतलब ये कि जो इंश्योरेंस आप इतने टाइम तक करवाते आ रहे हो, अब वक्त आ गया कि उस इंश्योरेंस वाले से पैसे लो, क्योंकि वो हादसा हो चुका है। जिस हादसे के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया था वो हादसा हो गया, वो हादसा कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इंश्योरेंस वाले से पैसा मांगोगे, तो उसको कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम करना। तो जब आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे, पैसा मांगोगे, ठीक है, तो उससे पैसा आएगा ना। और क्या वो चिप्स बेच के आ रहा है? नहीं। क्या रोज़ रोज़ इंश्योरेंस वाले से पैसा मांग रहे हो? तो नहीं, नॉन रूटीन नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इसलिए ये सारी एग्जाम्पल्स कैपिटल रिसिप्ट्स की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट होती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है। अब आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट, अब आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट। तो क्या कहते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। पहली बात तो ये कि रिकरिंग होती है नेचर में। दे आर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और मेन एक्टिविटी हमारी एग्जांपल में क्या थी? हमारी एग्जांपल में मेन एक्टिविटी क्या थी? चिप्स बेचना। तो चिप्स बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहे हैं, वो आपका मेन बिजनेस है, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है और वो रिकरिंग इन नेचर है, क्योंकि चिप्स में रोज़ 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 बेच रहा हूँ, रोज़ रोज़ बेच रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर इनकम रिसीव फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस सच एज सेल्स करके, ठीक है। कमीशन अगर आपको कहीं से रिसीव हो रहा है, अगर आपको कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है बिजनेस का, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, फीस रिसीव बाय अ सर्विस बिजनेस, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप सर्विस बेच रहे हो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग एक सर्विस है, तो अगर मैं टीचिंग करके पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगी? मेरी फीस रिसीव होगी बाय अ सर्विस बिजनेस, कि मेरा बिजनेस है सर्विस देने का, टीचिंग का, ठीक है, उसके अगेंस्ट में पैसे लेता हूँ, ठीक है। तो फीस रिसीव बाय अ सर्विस बिजनेस, ठीक है। तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रही है, मेरी मेन एक्टिविटी ही पढ़ाना है, ठीक है, तो उससे पैसा आ रहा है, तो अगेन ये मेरा मेन जो बिजनेस है, जो मेरी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी उससे पैसा आ रहा है, तो देयरफॉर ये क्या है? ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर और ट्रेड पेबल्स, कि आपको किसी सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया, तो हमने ये बात बचपन से पढ़ी है कि जो आपका सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, जिसको हम कैश डिस्काउंट भी कहते हैं, वो अदर इनकम में शो होता है, यानी कि वो आपकी इनकम होती है, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो अगर आपको सप्लायर से कोई डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, या आपका कोई ट्रेड पेबल है, यानी कि आपने किसी सप्लायर को पे करना है, ठीक है, पे करना है, उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम, आपने कहीं डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से इनकम आ रही है, वहाँ से इनकम आ रही है, तो वो भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि ये उस केस में, अच्छा देखो, ये ना उस केस में, अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो होंगे कि भाई ये तो कैपिटल रिसिप्ट होना चाहिए क्योंकि दूसरी जगह से पैसा आ रहा है, लेकिन ये उस केस में है, ये उस केस में है जहाँ पे आपका काम ही इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जहाँ पे आप इन्वेस्टर हो, जहाँ पे आप इन्वेस्टर हो,
तो देखो एक इन्वेस्टर का काम क्या होता है कि वो डिफरेंट जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट जगहों पे जहाँ उसको पोटेंशियल लगता है वहाँ पे इन्वेस्ट करता है और वहाँ से रिटर्न कमाता है। उसकी यही ज़िंदगी का पर्पस होता है, इसके अलावा उसका कोई और पर्पस होता नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टर का काम ही ये होता है, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और वहाँ पे आप डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करके अर्निंग कर रहे हो, डिफरेंट जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न कमा रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मेन ऑपरेटिंग बिजनेस, आपका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है। तो ये उस केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है, रेंट रिसीप। अगेन रेंट रिसीप भी उस एग्जाम्पल, उस केस में जहाँ पे आपका काम ही डिफरेंट बिल्डिंग खरीद के उनको रेंट पे चलाना है। आपका बिजनेस ही यही है, आपका जो मेन बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन, रेंट वगैरह का काम से लोगों का, बहुत सारे लोगों का होता है काम, ठीक है, कि वो बिल्डिंग्स खरीद के फिर उसको रेंट पे चढ़ाते रहते हैं, ठीक है, वो रेंट इंजॉय करते। तो अब आपका काम यही है जब, तो ऐसी बात है आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये होगी, और जब आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होगा, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होगा। और यहाँ पे हमारे जो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट गोज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं, तो जितने भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, जितनी भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, ठीक है। तो ये बातें हमने याद रखनी है। तो अब यहाँ पे मजीद क्या कहता है, इफ़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये जो बात है ना, ये आगे एक चैप्टर है उसमें हम डिटेल में करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आगे एक चैप्टर है वहाँ पे काफ़ी डिटेल में इसको करेंगे, तो बेहतर है कि वहीं पर हम पढ़ लें, अभी इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट वाला एरिया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये जो आपको नोट्स है ये पूरे आपको जो है सोल्यूशन के साथ, ये आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के जो उसका सोल्यूशन भी है डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। ये नोट्स मैंने बाकायदा बनाए, तो ये जो नोट्स है वो आपको जो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप उसको ओपन करके डाउनलोड कर लेगा अपने पास, ठीक है। बाकी ये है कि उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर प्लीज़ क्लियर हो गया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो वीडियो से, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।